बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ओटीटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यानी कि कोई इन्फेक्शन है और हो गया है हॉस्पिटल के अंदर या ओटी के अंदर या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकोगे, कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, क्या होते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल है क्या। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होते हैं बेसिकली बेटा वो होते हैं इसेंशियल मेजर्स होती हैं डिजाइन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, विद इन द हेल्थ केयर सेटिंग, कम्युनिटी एंड अदर इन्वायरमेंट। बेसिकली अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं ना, वो इस तरह की मेजर्स होती हैं जो कि एहतियाती तदबीर होती हैं जिनको डिजाइन किया जाता है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए विद इन द हेल्थ केयर सेटअप, हॉस्पिटल के जितना भी हेल्थ केयर सेटअप होते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर या मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अंदर, कि हम किस तरह से इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन तमाम मेजर्स को जिनको हम डिजाइन करते हैं उसको हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं? इन प्रोटोकॉल्स का एम क्या है? दीज प्रोटोकॉल एम, इनका मकसद होता है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल, किसी भी लोगों की को हिफाजत करना, फ्रॉम एक्वायरिंग या ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एजेंट, ताकि इन्फेक्शन एजेंट उनके बॉडी के अंदर ना आए, ठीक है, या वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ना हो, खास तौर पर उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट, ठीक है, ये सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ना हो। तो इस मकसद के लिए जो प्रोटोकॉल बनाते हैं उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इज क्रिटिकल इन मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HAI। इसका मतलब है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ये एब्रीविएशन आपको आनी चाहिए बेटा, MCQ आ सकता है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल्स अगर हमने बना लिए हैं तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, ताकि हम हेल्थ केयर से रिलेटेड जितना भी रिस्क हो सकते हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकें एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, और जितना भी इन्फेक्शन डिजीज है उनके स्प्रेड को हम प्रिवेंट कर सकें। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि की कंपोनेंट क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो इसमें पहले नंबर पे बेटा हमारे पास है हैंड हाइजीन, यानी कि हाथों की सफाई करना, जो सबसे पहले मेन चीज इसमें आती है प्रोटोकॉल के अंदर। हैंड हाइजीन मीन, इसका क्या पर्पज है, क्यों हम हाथ साफ करते हैं, मकसद क्या है इसका, और इसके लिए आपने रिकमेंडेशंस आपको क्या दी जाती है, यानी कि क्या आपको रिकमेंडेड किया जाता है कि आपने किस तरीके से अपने हैंड को वॉश करना है। अच्छा, तो पहला मकसद है कि इसका मकसद होता है बेटा प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोब ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल, एक इंसान के हाथ साफ नहीं है, उस पर जर्म लगे हुए हैं, जब वो दूसरे बंदे को हाथ मिलाता है या आप एक साथ खाना खाते हो, ठीक है, या अदर कोई भी आपको टच करता है, तो इस तरीके से जर्म जो होती हैं वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो हमने इस ट्रांसमिशन को रोकना है। तो इसका पर्पज क्या होता है कि प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। अच्छा, इसमें आपको हम क्या रिकमेंडेशन देंगे, ये प्रोटोकॉल होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। कम से कम 20 सेकेंड तक आपने सोप और पानी के साथ अपने हैंड को वॉश करना है। यूज द अल्कोहल बेस्ड हैंड सेंसिटाइजर व्हेन सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल। समटाइम ऐसा होता है कि हैंड वॉश करने की जगह नहीं होती, सोप नहीं होता, तो आपके पास अल्कोहल बेस्ड हैंड सेंसिटाइजर होना चाहिए, वो भी अपने हैंड को लगा लोगे तो उससे जर्म किल हो जाएगा। परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट, जब अपने पेशेंट को डील करो बेटा, पेशेंट को देखने से पहले और बाद में आपने दोनों दफा अपने हैंड को वॉश करना है। आफ्टर हैंडलिंग बॉडी फ्लूइड एंड आफ्टर टचिंग पोटेंशियली कंटेमिनेटेड सरफेस, जब आपका पेशेंट इस तरह से कि उसने कोई बॉडी फ्लूइड मीन बेटा उसको कोई नोजिया, उसको वोमिटिंग आ गई है, या उसकी बॉडी में से कोई फ्लूइड का लीकेज हुआ है, आपने वो साफ किया है, या बाय मिस्टेक आपके हैंड के ऊपर लग गया है, तो आपने उसको हैंडल करने के लिए अपने हैंड उसके बाद लाजमी तौर पर वॉश करना है। इस तरह अगर पेशेंट को कोई जख्म है उसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोई भी आपने उसको पट्टी वगैरह की है, तो फिर आपने अपने हैंड को बाद में अच्छे से वॉश करना है। ये तो था हैंड हाइजीन। सेकंड प्रोटोकॉल है हमारे पास PPE। तो पहले हम देखते हैं कि बेटा व्हाट इज PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव, ठीक है, इक्विपमेंट्स, ये हमारे पास क्या होते हैं PPE। इसका पर्पस क्या है, यानी कि अपने आप की प्रोटेक्शन आपने करनी है। पर्सनल मीन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर और वर्कर होते हैं बेटा, उन्होंने इन्फेक्शन एजेंट्स से जिनका एक्सपोजर होता है उससे उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
इस मकसद के लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने ग्लव्स पहनने हैं, मास्क, गॉन, फेस के ऊपर आपने शील्ड पहननी है, गॉगल्स वगैरह अपने आईज की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। रिकमेंडेशंस क्या दी जाती है, आपने मुनासिब पीपीई जो है ना को फॉलो करना है। ऑन द नेचर ऑफ टास्क एट पोटेंशियल एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, आपने अपनी प्रोटेक्शन अपने काम की अकॉर्डिंग करनी है, यानी कि आपको टास्क क्या दिया गया। फॉर एग्जांपल आप ओटी में जाके आप उस पेशेंट को बेटा डील कर रहे हो जिसकी बॉडी से कोई फ्लूइड वगैरह लीक कर रहा है, तो देन आपको जहर सी बात है गाउन पहन के जाना है, आप अपने हैंड के ऊपर ग्लव्स लगा के जाना है, ये सारा काम आपने करना है, ठीक है। तो आपके काम की नेचर क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है बेटा आइसोलेशन प्रिकॉशन, यानी कि अलहदा आपने किस तरीके से जो है ना करना है ताकि जर्म जो है ना वो हेल्थ केयर सेटिंग में कम से कम ट्रांसमिट हो, उसको हम कहते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशन, यानी कि अलहदा अलहदा चीजों को हमने किस तरीके से जो है ना करना है। इसका पर्पज हमारे पास है, ठीक है। इसका ठीक है, इसका हमारे पास पर्पस है बेटा प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन इन हेल्थ केयर सेटिंग। हम चाहते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल है, हमारा क्लिनिक्स वगैरह है, वहां पे पैथोजेंस मीन वो वाले जर्म जो बीमारियां काज करते हैं, ठीक है, उनकी ट्रांसमिशन कम से कम हो। तो इस मकसद के लिए हमने आइसोलेशन प्रिकॉशन को फॉलो करना है। आइसोलेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होती है बेटा जो हर जगह पे स्टैंडर्ड होती है, वो फॉलो करनी ही करनी होती है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, यानी कि चीजों को हमने हाथ नहीं लगाना ताकि जर्म कम से कम हो। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, यानी कि कोई चीज फॉर एग्जांपल किसी को फ्लो है, कोई टीबी का पेशेंट बेटा, वो खांसेगा, वो बात करेगा, ड्रॉपलेट नीचे होंगे, तो उससे आपने अपनी प्रिकॉशन कैसे करनी है। एयरबोर्न प्रोटेक्शन, हवा में अगर कोई इस तरह के जर्म मौजूद है तो वहां से प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है। ये सारी हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। इसके लिए क्या चीज आपको रिकमेंडेड की जाती है, अडियर टू स्पेसिफिक प्रिकॉशन बेस्ड अपॉन सस्पेक्टेड या कंफर्म इन्फेक्शन एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर आपको पता होगा कि जर्म किस टाइप्स के हैं, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मीन कि एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरीके से फैलते हैं, तो आपने बेसिकली उस चीज को जो है ना वहां से उसकी प्रोटेक्शन करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक टीबी का पेशेंट है, आपको पता है कि जब वो खांसेगा या वो बात करेगा, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हवा में फैलेंगे, तो आपने ऐसे पेशेंट को अलहदा रखना है। अब जब उस रूम में आप जाओ तो आपने अपनी पूरी प्रोटेक्शन करके जाना है, ठीक है। और इसी तरह से एक पेशेंट है, उसकी स्किन के ऊपर कोई जख्म बने हुए बेटा, इस तरह का उसको कोई बीमारी है जो मौजी मर्ज है, वो दूसरे इंसान को भी हो सकता है, तो उस तरीके से आपने उसकी टच नहीं करना उसकी स्किन को, ठीक है। वहां पे आपने किसी दूसरे बंदे को नहीं लेके जाना, उसकी इस्तेमाल की हुई चीजें आपने नहीं यूज करनी है। तो ये सारा हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ आइसोलेशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल क्लीनिंग, हमने अपने माहौल को भी साफ करके बेसिकली कंटेमिनेशन से बच सकते हैं ना, क्योंकि बेसिक जो आधी जो वजह है ना इन्फेक्शन की, वो हमारा एनवायरमेंट उसमें आ जाता है। अगर हमारा माहौल साफ नहीं होता, इट्स मीन कि सारी बीमारियां उसकी वजह से स्प्रेड होती है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, पर्पस हमारे पास है बेटा रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड ऑन सरफेस एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि किसी जगह पे माहौल के अंदर जहां जहां जो माइक्रोबियल लोड पड़ा हुआ है उसको कम करके हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिकमेंडेशन क्या की जाती है कि रेगुलर बेटा क्लीनिंग करनी चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए तमाम सर्फिस को, तमाम रूम्स को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपने पूरे एनवायरनमेंट को, गंदगी को उठाना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट जितना भी हमारे पास होते हैं उन सबको हमने जो है ना साफ करना है, डेली उसको स्टीराइल करना है। पेशेंट केयर आइटम, पेशेंट के लिए जितना भी चीजें यूज करें वो तमाम हमारे पास नीट एंड क्लीन डिसइंफेक्टेड होने चाहिए। फॉलो स्टेब्लिश क्लीनिंग प्रोटोकॉल यूजिंग एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट, जो प्रोटोकॉल बताए गए होते हैं उसकी फॉलो भी लाजमी तौर पर करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बेटा रिस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिट्यूड, ठीक है। खांसी अगर है तो उसकी कुछ एटिट्यूड्स भी होते हैं ना, मैनर्स होते हैं कि उससे आपने दूसरों को किस तरह प्रिवेंट करना है। ये नहीं कि सबके सामने मुंह फाड़ के खांसते रहो, बल्कि आपने मुंह के ऊपर मास्क लगाना है। अगर आपको खांसी आती है, अपनी दूसरी साइड पे जाके आपने खांसी करनी है ताकि दूसरे बंदे उससे जो है ना वो उनको कोई इफेक्ट ना हो। पर्पस, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आपने अपने आप को बचाना है। रिकमेंडेशन ये की जाती है आप अपने नोज और माउथ को बेटा कवर करना है व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, यानी कि जब आपको खांसी आई या छींके आए। डिस्पोज ऑफ टिश्यू अप्रोप्रिएट, फिर जो टिश्यू आपने रखा है, नाक साफ किया है, उसको आपने किसी अच्छी जगह पे फेंकना है, ये नहीं कि सबके सामने वहीं फेंक देना है। परफॉर्म हैंड हाइजीन आफ्टर कफिंग स्नीजिंग एंड टचिंग द फेस, आपने इस तरह नाक साफ किया, आपने अपने फेस में से उस फ्लूइड को साफ किया, तो फिर उसके बाद आप अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेफ इन्फेक्शन प्रैक्टिस। इन्फेक्शन के आपने इंजेक्शन जो आप लगा रहे हो वो किस तरीके से, जो आप सिरिंज यूज कर रहे हो वो कैसी हैं, ये तमाम चीजें भी इस प्रोटोकॉल्स में आती हैं। इसका पर्पस क्या है कि प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंज। ताकि एक ये नहीं है कि आपने एक पेशेंट को बेटा इंजेक्शन लगाया, वही नीडल या वही सिरिंज आपने दूसरे पेशेंट को लगी, नहीं, बल्कि आपने इन चीजों के लिए भी प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि आप ताकि इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन को आप कम से कम कर सके। रिकमेंडेशन आपको क्या दी जाती है कि यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फेक्शन इंजेक्शन। जब आप इंजेक्शन लगाओ, एसेप्टिक का मतलब बेटा वहां मुकम्मल तौर पर साफ एरिया हो। एक तो एक इंसान जिसको प्रैक्टिस हो वो करे, जो सिरिंज हो वो स्टीराइल हो, ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। डू नॉट रीयूज नीडल एंड सिरिंज, कभी भी आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, 7वें नंबर पे हमारे पास है वेस्ट मैनेजमेंट। किस तरीके से अब जो वेस्ट हॉस्पिटल का होता है आपने उसको किस तरह से ठिकाने लगाना। पर्पस इसका क्या होता है बेटा कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की स्प्रेड को हम तब प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम उस वेस्ट को अच्छे तरीके से डिस्पोज करें। रिकमेंडेशन क्या दी जाती है कि segregate and dispose of different type of waste according to established guidelines। इसका बेटा पूरी एक गाइडलाइंस होती हैं जिसमें उन्होंने बताया होता है कि मुख्तलिफ तरीके के वेस्ट को आपने कहाँ कहाँ जाके उसको वेस्ट को यानी कि डिस्पोजल करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें होती है जिस तरह रैपर होती है, अब आपने कोई इंजेक्शन खोला, डब्बी खोली है, इस तरह कागज वगैरह, तो वो उसको ठिकाने लगाने के लिए अलहदा वहां पे एक बास्केट होगी, ठीक है, उसके ऊपर एक लेबल भी लगा होता है। इसी तरह से दूसरी आपके पास सिरिंज यानी कि जो शार्प आइटम होते हैं, आपने कोई शीशे की चीज गिराई है, आपने कोई सिरिंज वगैरह यूज की है, इस तरीके को आपने उसके लिए अलहदा जो है ना प्रोटोकॉल्स होंगे। इसी तरह कुछ बॉडी के टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ओटी में काम किया, आपने बॉडी के कोई टिश्यू वगैरह को कट किया, उनको डिस्पोज करने के लिए अलहदा से प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसमें वही वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि यूज अप्रोप्रिएट कंटेनर फॉर डिस्पोजल ऑफ शार्प वही इनकी सिरिंज वगैरह आपने डालनी, शीशे की कोई चीजें डाली, तो आपने उसके लिए मुनासिब कंटेनर डालकर उन चीजों को अलग-अलग आपने डिस्पोज करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पेशेंट प्लेसमेंट एंड कोहेरेंट। अब पेशेंट को हमने कहाँ रखना है, ठीक है, आया कि हमने उसको स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमने उसको अलहदा जगह पे, अलहदा रूम में कहाँ पे रखना है, उसकी किस तरह से हमने प्रोटेक्शन करनी है। पर्पस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब एक हॉस्पिटल के अंदर अगर एक ही रूम में 3-4 पेशेंट है, ठीक है, और उसमें एक पेशेंट बेटा ऐसा है कि उसको कोई भी जो है ना इन्फेक्शन डिजीज है जो दूसरे लोगों में स्प्रेड हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स को आपने अलहदा रखना है ताकि बाकी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जितना भी है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या अदर वहाँ पे पेशेंट्स है, जो स्टाफ है, उसमें जो है ना स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर। रिकमेंडेशन क्या दी जाती है, प्लेस द इन्फेक्टेड या कोलोनाइज पेशेंट इन ए सिंगल रूम। आपने उसको अलहदा रूम में रखना है, सिंगल रूम में इस तरह के पेशेंट को रखना है। कोहोर्ट पेशेंट विद सिमिलर इन्फेक्शन के साथ, ठीक है, उन तमाम पेशेंट्स को आपने, अगर एक कुछ पेशेंट को एक जैसा इन्फेक्शन है तो आप उसको एक रूम में रख सकते हो, लेकिन आपने मोस्टली उनको सिंगल रूम में अलहदा रखना है। उसके बाद है फॉलो गाइडलाइंस फॉर पेशेंट प्लेसमेंट बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। किस तरह का इन्फेक्शन है, जिस तरह हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं बेटा, टीबी के पेशेंट, एचआईवी के, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको अलग अलग जगह के ऊपर उनको एडमिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब प्रोटोकॉल तो बने हुए हैं, ठीक है, जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो हम उनको फॉलो कभी भी नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है कि प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए तमाम लोगों को, स्टाफ को, पेशेंट्स को, ताकि वो उन प्रोटोकॉल को फॉलो करें। पर्पज इसका यह है कि एंश्योर हेल्थ केयर वर्कर एंड इंडिविजुअल आर नॉलेजेबल अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। पता होगा तो ही वो कंट्रोल कर सकेंगे ना, तो उसके बारे में उनको नॉलेज देना जो है ना प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अच्छा, इस तरह रिकमेंडेशन क्या दी जाती है कि प्रोवाइड ऑन गोइंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंट प्रैक्टिस के ऊपर ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को, ठीक है, उनको एजुकेट करना चाहिए। प्रमोट अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन कंट्रोल, इस लोगों को अवेयरनेस दें, बार बार ट्रेनिंग दे, ताकि लोगों को पता हो कि हमने इन्फेक्शन कंट्रोल करना, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करना कितना जरूरी है, इस तरीके से हम कितना बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, सेकंड 10वें नंबर पे हमारे पास बेटा सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग। अब एक काम है, ठीक है, आपने स्टार्ट करवाया है, लेकिन जब तक आप उसको बकायदा उसकी रिपोर्ट नहीं बनेगी तो ये काम कभी भी उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, तो आपने रिजल्ट भी एट द एंड इकट्ठे करने।
सर्विलेंस आपने करना है, जाके उस चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि उसका नतीजा क्या है। पर्पज इसका ये होता है कि मॉनिटर एंड ट्रैक इन्फेक्शन डिजीज टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्स टू आउटब्रेक, यानी कि क्या रिजल्ट आए हैं, कोई रिस्पॉन्स भी आया है, लोगों ने प्रोटोकॉल को फॉलो किया था, उसके कुछ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के का मतलब कि कोई फायदा भी हुआ है ना, कि कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ, इसकी बकायदा आपने मॉनिटर करना हमारा मकसद होता है रिपोर्टिंग का। रिकमेंडेशन ये की जाती है कि इम्प्लीमेंट सर्विलेंस, वहां पे बेटर सर्विलेंस हो, यानी कि लोग जाएं वहां पे उनकी रेट्स को चेक करें, मॉनिटर करें, जाके हर जगह पे रिपोर्ट लें कि वाकई इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है। रिपोर्ट इन्फेक्शियस डिजीज आर रिक्वायर्ड बाय पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। अब ये काम किसका होता है, जो हेल्थ केयर अथॉरिटी में बंदे बैठे होते हैं। ठीक है। जितना भी हेल्थ केयर के लोग होते हैं वो सारा ये प्रोटोकॉल करेंगे, तो लोग उसको फॉलो भी करेंगे और उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट भी बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये भी तो जरूरी है ना इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह की जितना भी जिस तरह पोलियो है, ठीक है, मलेरिया है या अदर कोई भी डिजीज है, इनके लिए वैक्सीनेशन का बकायदा प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज अमंग हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, और एंड जनरल पॉपुलेशन। अब एक बात आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा जो जर्म से जो है ना इफेक्ट होने का चांस होता है ना, वो हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होते हैं, आप लोग डॉक्टर सर्जन जो पेशेंट को डायरेक्ट डील करते हैं, उनमें बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आपने अपनी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। वैक्सीनेशन करवानी अपनी भी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इन डिजीज से प्रिवेंटेबल हो सकें। और इस तरह आपने जनरल पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है। रिकमेंडेशन क्या की जाती है? इंकरेज करना चाहिए वैक्सीनेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिकली तौर पर वहां पे प्रोवाइड करनी चाहिए। सच एज इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन तमाम लोगों को जिस रिस्क के ऊपर होते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जनरल पब्लिक में कोई भी लोग हैं, उनको जाके वैक्सीनेशन देनी चाहिए, उनको उनके हौसला अफजाई करनी चाहिए, और बाकायदा कि ये वैक्सीनेशन इस्तेमाल करके आप खुद को इन्फेक्शन से रोक सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सवाल था। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 11 पॉइंट सारे लिखने हैं। ठीक है। नीचे समरी दी हुई है, यस सच सेम वही है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे 11 पॉइंट्स हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, उसके की कंपोनेंट क्या है, उस पर एक नोट लिखें। तो आपने ये सारा लिखना है, पर्पस लिखना है, उसकी रिकमेंडेशन लिखना। ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक आज का कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।